मेरे देश के मेरे बंधु भगिनी, मेरे युवा मित्रों, युवती साथियों, आप हमारी आशा हैं, देश की आशा है और भविष्य की आशा है। आने वाली संतति, भविष्य में जो संतति आएगी, जो अभी हमारे सामने नहीं है लेकिन जो अरबों साल तक आती रहेगी, उसकी आशा आप ही हैं। और आपकी समझ में ये बातें आती हैं तो इस देश का कुछ भला होगा, आपका भला होगा, हमारा भला होगा, आने वाली संतति का अनंत काल तक के लिए भला होगा। मुझे आशा है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, युवतियों से, युवकों से, कि वो इसको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आध्यात्मिक देश है जो वेद को जानता है, उपनिषदों को जानता है, पुराणों को समझता है, गीता को समझता है, तो उनको ये समझने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको 2-3 बार इन हमारे वीडियोस को, ये जो वार्तालाप हो रही है, इसको सुनना होगा, तब आपकी समझ में और जिस दिन वास्तविकता का ज्ञान होगा उस दिन आपके अंदर स्वतः दीपक जलेगा, प्रकाश होगा, देश भी प्रकाशित होगा। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे आम देश के संविधान के बारे में, ख़ास तौर से न्यायपालिका को लेकर। अब हम संसद के बारे में बात करेंगे। हमारी संसद क्या है, क्या हो रहा है, क्या किया और संविधान कैसे उन्होंने ख़त्म किया, कैसे उसकी प्रतिष्ठा को आँच आई, कैसे संविधान का उल्लंघन हुआ, कैसे इस संविधान को क्यों अब बदला जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं 2 मुद्दों पर बात करना चाहूँगा जो आज बहुत अहम इश्यू हो गए हैं। एक है भ्रष्टाचार और दूसरा है जनसंख्या। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, ये हमारे रक्त बीज में आ गया। अब इसको बहुत मुश्किल है कि भ्रष्टाचार इस देश से ख़त्म हो पाएगा। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक ही विकल्प है, जो नए संविधान का प्रारूप हम देश की जनता के सामने, इस प्रबुद्ध लोग, जो पब्लिक वोटिंग के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए जनता के सामने रखेंगे। उसी से ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो पाएगा, उसी से ये जनसंख्या की समस्या ख़त्म होगी और हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश की गरीबी, दरिद्रता, विलासिताएँ, भोग, सेक्स, बलात्कार और ये जो माफियावाद, ये सब, क्योंकि ये जो नया संविधान आएगा वो हमारी आत्मा से, हमारी साइकी से उत्पन्न होगा। हमारे उस अध्यात्म, उस जो एसोटेरिक जो हमारी ऊंचाइयां हैं, उनसे उत्पन्न है। वो जन लोकतांत्रिक संविधान होगा, वो द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होगा। ये लिंकन की डिफिनेशन नहीं होगी, ये फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होगा। ऐसा संविधान, लोक जनतांत्रिक संविधान होगा। लेकिन उसको समझने से पहले मैं 2 समस्याएं आपके सामने, पहले भ्रष्टाचार और जनसंख्या। जनसंख्या का हमने उसमें लिखा, भ्रष्टाचार का निदान भी संविधान में है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि भ्रष्टाचार आज से नहीं है। जब उषा काल था देश का, सन 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तभी से भ्रष्टाचार प्रारंभ हो गया। स्वतंत्र होने के साथ ही भ्रष्टाचार हो गया। उस समय कंट्रोल का ज़माना था, बड़ी भारी खाद्यान्न की बहुत बड़ी ख़राब स्थिति थी। मुझे पता है, हम जानते हैं उस समय की स्थिति। अमेरिका से PL 480 में सड़ा हुआ गेहूँ आता था। वो अमेरिका की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमको दिया और भूखे मरने से बचाया देश को। पब्लिक लॉ 480 उसको कहा जाता है। लेकिन मैंने वो आटा भी देखा है जिसको हमारी भाषा में लेट कीड़े कहते हैं। लेट कीड़े का मतलब है वो आटे में, वो कीड़ों में घुमा हुआ आटा चिपका हुआ, वो आटा आता था। लोग उसको छानने से छानते हुए उसको खाते थे, रोटी, चना मिलता था। उस कंट्रोल के ज़माने में भी जो खाद्य मंत्री थे अजित प्रसाद जैन सहारनपुर के, वो भ्रष्टाचारी हो गए थे। और नतीजा ये हुआ कि वो एक बार इलेक्शन जीते,
उसके बाद कभी नहीं सहारनपुर से जीत पाए। उसके बाद इस देश में भ्रष्टाचारियों का तांता लगा। टी कृष्णमाचारी जो वित्त मंत्री थे सन 57 के आसपास, केशवदेव मालवीय जो तेल मंत्री थे, मुंदड़ा, रामकृष्ण डालमिया, ये ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज का भ्रष्टाचार किया, ये सब मंत्री फंस गए। उसके बाद प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनका मर्डर हो गया था। इसके बाद तो तांता लग गया। इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ कि किस किस का नाम लें। किसी का नाम, व्यक्तिगत नाम लेना अब समुचित नहीं है। इमरजेंसी जब लगी उसके बाद तो देश की स्थिति बहुत खराब हो। बिहार उस समय टॉप मोस्ट भ्रष्ट राज्यों में माना जाता था। आज हर राज्य बिहार का बाप हो गया है। हर राज्य। उस समय बिहार में एक से एक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, और बिहार में कोई मुख्यमंत्री 1-2 साल से अधिक नहीं टिक पाए। केवल लालू प्रसाद आए, फिर 95 के आसपास शायद, आप जानते हैं क्या हुआ। पर उससे पहले कोई साल भर, 2 साल, 2.5 साल से ज़्यादा नहीं। उस समय रेलवे मिनिस्टर थे इमरजेंसी में ललित नारायण मिश्र, उनका भी मर्डर हुआ। वो जगन्नाथ मिश्र चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, उनके भाई थे। वो नंबर 1 के, वो भी भ्रष्टों में भ्रष्ट थे। पर ललित नारायण जी का, इंदिरा जी के खास आदमी थे, लेकिन मर्डर हो गया और 30 साल वो केस चला। भ्रष्टाचार की स्थिति ये रही कि आज हरियाणा में 3 लाल पैदा हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप जानते हैं। फिर पंजाब का जो हाल है वो, महाराष्ट्र का आज जो हाल है, उत्तराखंड का जो हाल है, हरियाणा का जो हाल है, मध्य प्रदेश का जो, माने जिस पत्थर को उठाए उसके नीचे ही भ्रष्टाचारी है। किस किस को? खनन माफिया। खनन माफिया कहने की बात, यहाँ हर माफिया है। नकल माफिया, खनन माफिया, नौकरी देने वाला माफिया, ट्रांसफ़र करने वाला माफिया, फॉरेस्ट माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया। कौन माफिया? लैंड माफिया। कौन माफिया नहीं है? सेक्स माफिया। यहाँ हर माफिया है इस देश में। और ये कभी, अब इस देश में मैंने बताया कि ये रक्त बीज है, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा जब तक हम इस देश के संविधान को नहीं बदलें। नेशनल हेराल्ड का हुआ, आप जानते हैं सभी, कितने किस्से हुए हैं भ्रष्टाचार के। लेकिन जब तक हम इस समस्या को अपने केवल जुडिशरी, न्यायपालिका के, अगर हम लोग न्यायपालिका के भरोसे रहे तो न्यायपालिका से कभी न्याय नहीं मिलेगा। कारण साफ है, उनका इंटरेस्ट केवल केस लगाने में है, वकीलों की रोटी चलाने में है। न्यायपालिका 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक के केस पड़े हुए हैं पेंडिंग। इसलिए उस व्यवस्था को ही बदलना होगा। संविधान के साथ न्याय व्यवस्था बदलेगी और हमको भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। भ्रष्टाचार के पीछे असली कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। ये जनसंख्या हर 10 साल में इसकी गणना होती है। 2011 में ये जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। अभी हुआ नहीं, जनसंख्या गणना नहीं हो पाई, कोरोना हो गया। लेकिन 2021 में मुझे उम्मीद है कि ये जनसंख्या कम से कम 138-40 करोड़ के बीच होगी, इससे कम नहीं हो सकती। सन 2031 में जब जनगणना होगी, ये जनसंख्या 160-65 करोड़ के 160-65 करोड़ होगी। और वो स्थिति आएगी सन 30 तक कि एक एक कदम चलना हमको मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर से महिलाओं, युवतियों को, लड़कियों को शायद बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। अगर आज हम संभले नहीं, अगर आज हम स्थिति को न समझ पाए, इसका हमने निदान नहीं ढूंढा। क्योंकि जनसंख्या के साथ बेरोज़गारी है, उसके साथ दरिद्रता है, उसके साथ भूख है, उसके साथ गरीबी है, उसके साथ सारे अपराध हैं। वो जनसंख्या के साथ हम आने वाली पीढ़ी की ज़मीन खा गए, पानी पी गए, हवा बर्बाद कर गए। केवल एक अग्नि, 5 तत्वों में से 2 तत्व बाकी छूटे हुए हैं, क्योंकि उसमें हमारा बस नहीं है, आकाश और अग्नि। बाकी 3 तत्व हम ख़त्म कर चुके। इसलिए हमने ये सजेशन इसमें दिया है, जो नया संविधान होगा, कि हम हर परिवार से
2 ग्रेजुएट बच्चों को कम से कम नौकरी नहीं दे पाए तो 3,3500 रुपये उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। ये व्यवस्था है। लेकिन शर्त ये है कि अब हम एक ऐसा कानून बनाना ही पड़ेगा कि 2 से अधिक बच्चे न हों, और जब तक वो जनसंख्या 80 करोड़ न आ जाए तब तक वो कानून लागू रहेगा। उसमें अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए, तीसरा बच्चा, तो उस बच्चे को और उसके माता पिता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये पहली शर्त होगी कानून की। उस नवजात बच्चे को और माता पिता दोनों को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अगर चौथा बच्चा हुआ तो कोई भी सरकारी सहूलियत, चाहे मकान की हो, चाहे राशन की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे ये जो हम बेरोज़गारी भत्ता, ये भी सब बंद हो जाएगा। कोई भी सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी, सब समाप्त हो जाएगी। और ये तब तक चलेगा जैसे मैंने बताया। अब जिस जनगणना में ये पता लगेगा कि 80 करोड़ के ऊपर जनसंख्या हो रही है, तो तब फिर उस कानून में रियायत दी जाएगी, जब तक कि वो पुनः अगर 80 करोड़ से ज़्यादा होते ही फिर कानून बनेगा। 80 करोड़ पे आ गई तो कानून ख़त्म हो जाएगा, अपने आप वो संविधान में व्यवस्था होगी। और इस तरह से हम इस देश की जनसंख्या को, इसमें जो भार पड़ गया हमारी ज़मीन पर, जो आज इतनी हाई तौबा हो गई, इतना अपराध हो गई, चलना मुश्किल हो रहा, पॉल्यूशन हो गया, पर्यावरण और पॉल्यूशन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब इसी जनसंख्या के साथ जुड़े हुए हैं। जनसंख्या की समस्या अगर समाप्त हुई तो जलवायु परिवर्तन की समस्या समाप्त होगी। कुछ लोग नहीं समझे तो न समझें। अमेरिका में आग लग रही है हर महीना, कोई महीना ऐसा नहीं है जब अमेरिका में आग नहीं लगती। आज यूरोप, जो कि आजकल गर्म कपड़े, आप जानते हैं, वूलन कपड़े पहनता था यूरोप, आज वो नंगे घूम रहे हैं। उनके यहाँ आज आइसक्रीम नहीं है, ठंडी बोतलें नहीं है, मर रहे हैं समुद्र के किनारे बैठे हुए। क्यों? किसी मुल्क में बाढ़ तबाह कर दिया है, तबाही हो रही। भारत में बाढ़ ने तबाही कर दी, कहीं बिल्कुल दुर्भिक्ष पड़ा हुआ, सूखा पड़ा हुआ। ये प्रकृति के साथ मजाक मत करिए। ये जो आप चंद्रमा में जाने की, बृहस्पति में और शुक्र में और शनि में और रवि में, इतवार में जाने की बात कर रहे हैं, उससे अच्छा है इस पृथ्वी पर खर्च कीजिए, इसको बचाइए, इसको स्वर्ग बनाइए। ये है सरकार का कर्तव्य। अपनी सस्ती लोकप्रियता छोड़िए, जनता की उस सहूलियत को, जनता के मन की बात सुनिए, अपने मन की बात मत कीजिए। जनता के मन की बात सुनिए। जितना पैसा आप वहाँ बर्बाद करें, इंडस्ट्री लग सकती है, आप बेरोज़गारी भत्ता दे सकते हैं, नए नए एम्प्लॉयमेंट के, रोज़गार के साधन आ सकते हैं। आपकी ड्यूटी है सरकार की रोज़गार देने का। ऊपर से आप टैक्स लगाते हो, आपने फिर जीएसटी लगा दी, आप फिर पूरा पूंजीवादी पद्धति आपने पैदा कर दी। सब कुछ ख़त्म हो गया देश से। वो समाजवाद, वो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। इसलिए, और आज संविधान में वो व्यवस्था है वेलफेयर स्टेट का और सोशलिस्ट सेक्युलर, कहाँ गया वो? आपने सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए। इनकी वसूली होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर जिन लोगों ने बेचे, कांग्रेस बीजेपी दोनों, उनके मंत्रियों ने बेचे, इनसे सारा वसूल होना चाहिए। बिना, ये संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन था। तो इन बातों पर आप बात समझें, इसको गहराई से समझने की कोशिश करें, और जब आप समझ पाएंगे उसके साथ फिर हम आगे बात करेंगे संसद ने क्या किया, क्या कमियां रही, और ये संसद क्या है। संसद वही है जो हम हैं, बस हम और संसद में कोई फ़र्क नहीं है। इस टॉपिक को यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही मैं फिर आपसे प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद।